Okay, so we are going to study about the appendicitis. So the conservative Oshner-Sharon regimen is used. इसके अलावा एक होती है इंटरवल अपेंडेक्टोमी. तो इंटरवल अपेंडेक्टोमी इज रिजर्व्ड इन केस ऑफ अपेंडिकोलिथ. क्यों? क्योंकि अपेंडिकोलिथ इट लीड्स टू रिकरेंट अपेंडिसाइटिस. इसके अलावा इंटरवल अपेंडेक्टोमी और कहाँ करते हैं? रिकरेंट अपेंडिसाइटिस में करते हैं और बच्चों के अंदर भी कर सकते हैं. नर्व इंजरीज इन सर्जरीज. ठीक है, वन लाइनर. ब्रेस्ट सर्जरी एक्सिला क्लियरेंस. तो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली इंजरी होती है इंटरकोस्टोब्रेकियल ट्रंक की, आईसीबीटी, इंटरकोस्टोब्रेकियल ट्रंक. थायराइड सर्जरी की बात करें तो हम सोचेंगे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेकिन ये गलत है. सुपीरियर लेरेंजियल नर्व या फिर इसे हम एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व कहते हैं, उसकी इंजरी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व. हमें ध्यान होना चाहिए कि एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है क्रीकोथायराइड मसल को, और क्रीकोथायराइड मसल का काम होता है TAD, टैड. टैड का मतलब हुआ T से टेंसर और AD से हो गया एडक्टर. So when you have a bilateral recurrent laryngeal palsy, there will be unopposed action of adduction that will lead to stridor. That's why after thyroid surgery, ET tube can't be out immediately. ठीक है. अब अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैल्सी है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम टाइप 2 थायरोप्लास्टी. टाइप 2 थायरोप्लास्टी, इसमें क्या करते हैं हम? लैटरलाइजेशन करते हैं. अब हम बात करते हैं पैरोटिड सर्जरी की. तो इसके अंदर एक तो होता है फ्री सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो होती है वो इंजर हो जाती है. डेविएशन एट एंगल, इसके अंदर मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व की इंजरी होती है. और एनेस्थीसिया एट एंगल, इसके अंदर शेविंग एरिया जो होता है वहाँ पर होता है. ग्रेट ओरिकुलर नर्व जो होती है उसकी इंजरी होती है. हर्निया के अंदर हम बात करें तो एक होता है लेप्रोस्कोपिक हर्निया. तो लेप्रोस्कोपिक हर्निया के अंदर मोस्ट कॉमनली नर्व इंजरी जो होती है वो होती है क्या? वो होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? लेटरल फिमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी कहते हैं. दिस कैन लीड टू, देखो जो मेरेल्जिया प्रोस्थेटिका होता है उसके अंदर भी ये नर्व जो होती है वो डैमेज होती है. एक होता है चिरेल्जिया जो कि चीक में दिखाई देता है. इसमें क्या होता है? रेडियल नर्व का जो क्यूटेनियस ब्रांच होता है वो कंप्रेस होता है. ठीक है. आगे हम बात करें ओपन हर्निया सर्जरी की. तो मोस्ट कॉमनली जो नर्व इंजरी होती है उसके अंदर होती है इलियो इंग्वाइनल नर्व. क्या होती है? इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है. मैश एंट्रैपमेंट, कौन सी एंट्रैप होती है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व. और थाइमेक्टोमी के अंदर फ्रेनिक नर्व जो होती है वो इंजर होती है. अब हम बर्न की बात करते हैं. तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन बर्न की हम बात करें, इमीडिएट क्या होता है? एस्फेक्सिया. मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इमीडिएट डेथ इन बर्न पेशेंट, सो दैट इज एस्फेक्सिया. अर्ली की बात करें हम तो अर्ली में आता है हाइपोवोलेमिक शोक. और लेट की या फिर ओवरऑल अगर पूछा जाए तो इसका आंसर है सेप्सिस. ऑर्गेनिज्म जो कि बर्न पेशेंट पे इन्फेक्शन करता है स्यूडोमोनास होता है. इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? मेफिनाइड करते हैं, और ये शायद मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करा सकता है. एक एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है सीरियम नाइट्रेट. सीरियम नाइट्रेट ये क्या करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बढ़ा देती है. आईवी फ्लूइड कौन सा देते हैं? तो फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अडल्ट इज रिंगर लैक्टेट. लेकिन अगर बात हो किसके अंदर? बच्चों के अंदर, तो रिंगर लैक्टेट के साथ हम 5% डेक्सट्रोज भी ऐड करते हैं. ये देखो अडल्ट के अंदर 9, 9+9, 9+9, 9+9, 9+9, 9 एंड 9. अगर बच्चों की बात करें
तो ये हो गया 18 और ये हो गया 14 एंड 14। कैनुला की बात करते हैं तो ग्रीन ग्रीन जो है ये हो गया 18 गेज। देखो, वी गेट ग्रीन सिग्नल टू डू एनीथिंग और एवरीथिंग व्हेन वी आर 18। तो ये ग्रीन सिग्नल को अपनी आज़ादी से समझ लेना, और 18 गेज, ठीक है। साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना छोटा गेज है उसका वो उतना ही ज़्यादा उसकी साइज है, ठीक है। तो जो ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज से याद रखो ओरेंगुटेंस, ये सबसे बड़े होते हैं और बड़ी साइज है 14, ठीक है। उसके बाद में है ग्रे। देखो, ग्रे जो है ये 6 है, 16, ठीक है। 16 हो गया। फिर एक साल क्या है, शांति रखो, तो ये 17 हो गया, एक साल और बढ़ा दिया हमने। ये ALTS के लिए यूज़ करते हैं। पिंक जो होता है वो 20 होता है, ब्लू जो होता है वो 22 होता है, येलो जो होता है वो 24 होता है, और वायलेट जो होता है वो 26 होता है। तो ये आप याद रख लेना। फोलिस कैथेटर की बात करें हम, तो इसके लिए निमोनिक है हमारे पास गोरी फ्रॉम पीबी का मतलब पंजाब, तो गोरी फ्रॉम पीबी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा इसमें फोलिस कैथेटर में FR होती है यूनिट, तो 14 से स्टार्ट करेंगे और दो बढ़ाएंगे, तो 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। इट्स सिंपल। NG ट्यूब के लिए भी सेम मार्किंग होती है जो उसके लिए होती है, गोरी पीबी फोलिस के लिए। साइज ऑफ NG ट्यूब इन अडल्ट, तो नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट से हम क्या याद रखेंगे, नोज़, फिर ईयर, फिर जीफिस्टर्नम। वहीं अगर हम बात करें चाइल्ड के अंदर, तो नेक्स्ट नहीं, अब बोलेंगे हम नीमो, नोज़, ईयर एंड मिड अम्बिलिकस। फॉवलर पोजीशन 60 डिग्री में करते हैं ये। बेस्ट मेथड टू कंफर्म पोजीशन इन एक्सरे इज एक्सरे। ये NG ट्यूब डली है या नहीं डली, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है, बेस्ट मेथड टू कंफर्म पोजीशन इज एक्सरे। ये देखो ओपन ड्रेन के अंदर आते हैं मैलेकोट और पिगटेल कैथेटर। मैलेकोट जो होता है वो स्टार शेप्ड का होता है, और पिगटेल कुछ इस तरीके का होता है। दोनों का यूज़ करते हैं हम टू ड्रेन एब्सेस। मैलेकोट का यूज़ करते हैं हम सुप्रा प्यूबिक सिस्टोमी के अंदर, और टू ड्रेन एब्सेस। ये क्या है, DJ स्टेंट है ये इस तरीके का, क्लोज्ड ड्रेन है ये इस तरीके का। इसका नाम है रोमोवॉक सक्शन डिवाइस। इसका यूज़ करते हैं ब्रेस्ट और थायराइड सर्जरी के अंदर। इसके अलावा ये है जैक्सन प्राट, इसका यूज़ करते हैं हम एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूचर्स की। तो सूचर दो तरीके के हो सकते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्बेबल की, तो एब्जॉर्बेबल भी दो तरीके के हो सकते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। अब अगर हम बात करें नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर की, तो उसके अंदर आता है कैटगट। इसकी क्या खासियत होती है कि इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, हाउ मैनी डेज इट कैन होल्ड द वुंड, इसी को क्या कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 21 to 28 डेज। तो ये बात हो गई कैटगट की। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर्स की हम बात करें, तो इसके अंदर आता है क्या, मोनोक्रिल, और मोनोक्रिल के अलावा क्या आता है, इसमें आता है वाइक्रिल। वी से वाइक्रिल, वी से वायलेट कलर, तो इसका वायलेट कलर का ये होता है। इसका यूज़ करते हैं, 3 भी याद रखना है आपको, ब्लैडर सर्जरी में, ब्लैडर के अंदर, बॉवल के अंदर, और कॉमन बाइल डक्ट में इसका यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा सूचर का एक और क्लासिफिकेशन होता है, मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट के अंदर मेमोरीज होती है। इसका एडवांटेज क्या होता है मोनोफिलामेंट का, कि लेसर चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है। वहीं पॉलीफिलामेंट में क्या होता है, देयर इज़ अ इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मोनोफिलामेंट का एग्जाम्पल है कैटगट, और पॉलीफिलामेंट का एग्जाम्पल है विक्राइल एंड सिल्क। अब हम बात कर लेते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक के अंदर क्या क्या आता है, नायलॉन सूचर आता है। नायलॉन सूचर का यूज़ कर सकते हैं हम कैटरेक्ट और टेंडन के अंदर। प्रोलीन
बी आता है इसके अंदर प्रोलिन ब्लू कलर का होता है एंड इट हैज़ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल सूचर जो होता है उसके अंदर आता है सिल्क। सिल्क सूचरिंग में कम करते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है। वाइक्रेल प्लस क्या होता है? कुछ नहीं, एंटीबायोटिक कोटेड होता है ये। मोनोक्रिल, अगर वाइट वाइक्रिल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या? सूचर ऑफ चॉइस फॉर सब क्यूटिकुलर सूचर्स इन स्किन फॉर कॉस्मेटिक स्किन क्लोजर। अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल ब्लेड्स की। तो 10 नंबर की जो ब्लेड होती है उसका यूज़ करते हैं स्किन और मसल को काटने के लिए। 11वीं का यूज़ करते हैं हम स्टैब, इंसीजन और ड्रेनेज के लिए। ओपनिंग आर्टरीज मतलब आर्टेरियोटोमी के लिए करते हैं। 12 का यूज़ करते हैं हम सूचर रिमूवल के लिए। और 15 का यूज़ करते हैं हम प्रिसाइज इंसीजन के लिए, जैसे कि रिमूवल ऑफ सेबेशियस एब्सेस हो गया। इंसीजन आर गिवन पैरेलल टू लैंगर्स लाइन। तो इस तरीके से पहचान लेना, इस पर लिखे होंगे ना वो माप, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ओके, तो अब हम बात करते हैं नोट्स के बारे में। सर्जिकल नोट, ये है सर्जिकल नोट हमारी। इसमें नीचे की ओर 4 मिलते हैं और ऊपर की तरफ 2 नोट्स मिलती है। तो ये हो गए सर्जिकल नोट। एक होती है रीफ नोट। रीफ पे जाएंगे हम साथ साथ, तो ये साथ साथ बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये हो गया रीफ नोट। और ये होता है ग्रेनी नोट, जो देखो ये ऊपर से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? रीफ नोट। रीफ नोट को हम स्क्वायर नोट भी कहते हैं, ठीक है। स्किन सूचर में काम आने वाली चीज़ें, ये क्या है? ये है 2/3 फोर्सेप। ये है हमारा नीडल होल्डर। नीडल होल्डर से कैसे होल्ड करते हैं? तो इस तरीके से ये सूचर है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम पॉइंटेड हेड, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम स्वेज्ड एंड। तो पॉइंटेड हेड से 2/3 डिस्टेंस पे लाके हम नीडल होल्डर से इसको पकड़ते हैं। ये क्या है? ये है मैयो सीजर स्ट्रेट। इसका यूज़ करते हैं सूचर को काटने के लिए। वेरिस नीडल, ये कुछ इस तरीके की दिखती है वेरिस नीडल। इसका यूज़ क्या होता है? टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। कौन सी गैस का यूज़ करते हैं न्यूमोपेरिटोनियम के लिए? CO2 को यूज़ करते हैं। इसका प्रेशर होता है 15 to 25 mm of Hg। रिट्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो ये होता है सीजरनी रिट्रैक्टर, ऐसा दिखता ही है। अगर ये कोरुगेशन देखने को मिल रहे हैं और इस तरीके का देखने को मिल रहा है तो ये हो गया हमारा लैंगन बैक रिट्रैक्टर। ये क्या है? इसमें भी कोरुगेशन है, इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसमें ये क्या होता है? बड़ा होता है और ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है। तो अगर डाउट हो तो मॉरिस रिट्रैक्टर, यही हमें आंसर करना है। ये है बॉल 4 रिट्रैक्टर, और इसके अंदर देखो 1 2 3 4 4 पार्ट है भी इसके अंदर। तो बॉल 4 रिट्रैक्टर, नाम इसका मेक सेंस। सेल्फ रिटेनिंग होता है ये देखो डी बन रहा है, तो इसे कहते हैं हम डीवियर रिट्रैक्टर। इसे कहते हैं हम परकिंस रिट्रैक्टर। ये कर्व्ड है। ये है डोयंस रिट्रैक्टर, वो डीवियर है, और ये है डोयंस रिट्रैक्टर। ये जो है इसे कहते हैं हम जोल थायराइड रिट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं कोटरी की। ये होती है मोनोकोटरी, आई मीन टू से मोनोपोलर कोटरी, और ये होती है बाईपोलर कोटरी। मोनोपोलर कोटरी की हम बात करें तो इसके अंदर 2 बटन होते हैं, नीला और पीला। ब्लू इज़ ग्लू। तो इसका मतलब जब ये बटन यूज़ करते हैं तो कोगुलेशन होता है, और कोगुलेशन के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं। येलो का यूज़ करते हैं हम कटिंग के लिए, और कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं लो वोल्टेज कॉन्टिन्यूस करंट को, ठीक है। इसके अलावा हमें कोटरी पैड को यूज़ करना पड़ता है इन केस ऑफ मोनोपोलर कोटरी ऑन थाई, अदर प्लेसेस इट कैन लीड टू बर्न। ये क्या है? ये लीनियर स्टेपलर है। कहाँ यूज़ होता है? जेंकर डायवर्टिकुलम में यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट। ये क्या है? ये सर्कुलर स्टेपलर है। सर्कुलर स्टेपलर का यूज़ करते हैं हम हेमोरॉयडल डिजीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ फीवर। एक लड़का था, उसने ड्रग्स ले ली, हमने उसको एडवाइस दिया
कि जाओ थोड़ी हवा खा लो, पानी पी लो और बाहर घूम लो। ये क्या है? ये निमोनिक है। हवा खा लो, हवा खाने का मतलब पोस्ट ऑफ डे 1 to 3 अगर फीवर है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? एटेलेक्सिस होता है, निमोनिया होता है। और अगर आप चाहते हो कि ये ना हो, प्रिवेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास होती है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इसके अलावा स्मोकिंग भी बंद कर देनी चाहिए सर्जरी के 4 से 6 सप्ताह पहले। अब है पोस्ट ऑफ फीवर डे 3 to 4, 3 से 4। तो पहले बोला हमने हवा खा लो, पानी पी लो। अब पानी पियोगे तो बहुत सारा पानी निकालोगे, तो कोज हो गया यूटीआई। पोस्ट ऑफ फीवर डे 3 to 4। प्रिवेंशन करना है तो कैसे प्रिवेंट करोगे? शॉर्ट टर्म फोली यूज़ करके। हवा खा लो, पानी पी लो, थोड़ा घूम लो। घूमने का मतलब पोस्ट ऑफ फीवर डे 4 and 5 यहाँ पे कोज होता है डीवीटी या पीई, फीवर के पीछे। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम? अर्ली मोबिलाइजेशन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दे सकते हैं। इसके अलावा सीक्वेंशियल कंप्रेशन सॉक्स। अब है पोस्ट ऑफ फीवर डे 7+। तो इसका कोज क्या है? इसका कोज है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। प्रिवेंशन क्या होगा इसका? ड्रेसिंग चेंजेस। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रिवेंट कैसे करेंगे? ड्रेसिंग चेंजेस। और अगर पूछा जाए कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, तो उसका आंसर होता है यूटीआई। आगे हम बात कर लेते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में और डिटेल में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पहली बात, आपने सर्जरी की, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और अगर इम्प्लांट की बात हो तो अप टू 1 ईयर, 1 साल तक कभी भी अगर इन्फेक्शन हुआ उस जगह पे, तो उसे कहेंगे हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। वहीं नॉर्मल सर्जरी के लिए लिमिट क्या है? 30 दिन के अंदर। प्रोफिलैक्सिस क्या होती है? प्रोफिलैक्सिस में एंटीबायोटिक्स देते हैं। कब देते हैं? 30 मिनट से 1 घंटे पहले इंसीजन के 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले प्रोफिलैक्सिस दी जाती है। सर्जिकल साइट को क्लीन कैसे करते हैं? तो क्लीन करने का मेथड कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज़ हाउ यू क्लीन। ये आ गया बर्स्ट एब्डोमेन, फट गया एब्डोमेन तुम्हारा सर्जिकल साइट पे। इट अकर्स ऑन डे 6, पहली बात। पैथोग्निमोनिक साइन क्या होता है इसका? सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज, मतलब क्लियर डिस्चार्ज निकलता है, साल्मन कलर्ड फ्लूइड होता है ये। तो ये किस में होता है? मिड लाइन लेपरोटोमी इंसीजन के अंदर ये देखने को मिल सकता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? यूरोबेक। ट्रीटमेंट क्या है इसका? यूरोबेक। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? आई डोंट नो, बस मैं ये रट रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो है यूरोबेक। इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस की बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस इन अ सुपाइन पेशेंट। सुपाइन मतलब लेटा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो मोरिसन पाउच होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है। और अगर हम बात करें एम्बुलेटरी पेशेंट के अंदर या फिर ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोज ऑफ या प्लेस ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव एब्सेस, तो वो है पेल्विक एब्सेस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीटी होती है इसके लिए। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस का ट्रीटमेंट है यूएसजी गाइडेड पिगटेल। क्या? पिगटेल। टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, तो ये सुमन के करके एक निमोनिक है। सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। ठीक है। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है? तो इसके अंदर पीसीएम कम हो जाता है और के कम हो जाता है। के का मतलब पोटेशियम कम हो गया, पीसीएम फॉस्फेट कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब के सब क्या होता है इसके अंदर? कम हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है रीफीडिंग सिंड्रोम के अंदर? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है अरिथमिया। अब हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें आपको शॉक मिलता है,
वार्म एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा इंक्रीज्ड MVO2 मोर देन 70। शॉक इंडेक्स क्या होता है? हार्ट रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और अगर ये 0.9 से ज़्यादा है तो इट रिप्रेजेंट पुअर प्रोग्नोसिस। अब हम यूज़ करते हैं मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स, जिसके अंदर हार्ट रेट तो वही सेम रहती है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जगह पे हम यूज़ करते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर का। तो मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स होता है हार्ट रेट डिवाइडेड बाय मीन आर्टीरियल प्रेशर। ओके। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड इन गन शॉट वुंड, तो उसका आंसर है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन इन अ स्टेबल पेशेंट इज CT। पैटर्न अप्रोच, सीट बेल्ट इंजरी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? मीजेंट्री में देखने को मिलती है, चांस फ्रैक्चर हो गया, पेनक्रिएटाइटिस हो गया। स्ट्रेडल इंजरी, ये एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी होती है। पेल्विक इंजरी, पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी होती है। बाइसिकल हैंड, ड्यूडेनम और पेनक्रियास में देखने को मिलता है। फॉल फ्रॉम हाइट, कैल्केनियल फ्रैक्चर जिसे लवर्स फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसके अलावा बर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा। लेकिन अगर हेड फर्स्ट है, गिरते वक्त हेड फर्स्ट है, तो दैट विल लीड टू जेफरसन फ्रैक्चर। ई फास्ट की बात करें तो यहाँ पे ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंडेड। क्या एक्सटेंड कर दिया हमने? थोरैक्स को एक्सटेंड कर दिया। थोरैक्स में हम न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स और कार्डियक टेम्पनर भी देख सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? मोर देन 100 ml अगर ब्लड होगा तभी ये ब्लड को डिटेक्ट कर पाता है, मोर देन 100 ml। लिमिटेशंस क्या है इसकी? तो रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड को ये नहीं पता लगा पाता है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का भी पता ये नहीं बता पाता है। अप्रोच टू ब्लंट ट्रॉमा सॉलिड ऑर्गन इंजरी, ठीक है। पेशेंट कैन बी स्टेबल, पेशेंट कैन बी अनस्टेबल। दोनों कंडीशन में सबसे पहले करते हैं ई फास्ट। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो ई फास्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम लेपरोटोमी करते हैं। अगर स्टेबल पेशेंट है और ई फास्ट पॉजिटिव है तो हम CT करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसे ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर पेनिट्रेटिंग ट्रोमा है, पेशेंट अनस्टेबल है या गनशॉट इंजरी है, इविस्ट्रेशन है, ब्लीडिंग वाया ओरिफिस है या इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट है, इन सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं? OT में ले जाते हैं, मतलब एक्सप्लोरेटरी लेपरोटोमी करते हैं। पेनेट्रेटिंग ट्रोमा है लेकिन पेशेंट स्टेबल है तो हम ई फास्ट करते हैं, ई फास्ट पॉजिटिव है तो CT करते हैं। स्प्लेनिक इंजरी की बात की जाए तो ग्रेड होती है इसकी 1 2 3 4 5। अगर 1 2 3 ग्रेडिंग है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, 4 और 5 है तो सर्जरी करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रीनल ट्रॉमा इन स्टेबल पेशेंट, तो किडनी की इंजरी भी होती है, तो अगर स्टेबल पेशेंट है तो CT यूरोग्राफी, ये बस रटने वाली चीज़ है, CT यूरोग्राफी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रीनल ट्रॉमा इन अनस्टेबल पेशेंट, तो उस कंडीशन में करते हम IVU, इंट्रावीनस यूरेथ्रोग्राम, सिंगल शॉट IVU। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इंजरी, CT सिस्टोग्राफी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूरिथ्रल इंजरी, रेट्रोग्रेड RGO, ठीक है। यूरिथ्रल ट्रॉमा की बात करें तो इसके अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है, नॉट एबल टू वॉइड, ब्लड एट मिएटस एंड हाई राइडिंग प्रोस्टेट। तो ये 3 वर्ड इम्पोर्टेंटली देखने को मिलते हैं, ये RGU होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें RGU होता है, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी, ठीक है। अगर उसके अंदर मिलता है तो ट्रीटमेंट करते हैं हम सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, मेलेकोट कैथेटर, ये हमने पहले ही पढ़ा था। अगर इससे भी ट्रीटमेंट ना हो तो 4 to 6 वीक्स लेटर हम करते हैं यूरिथ्रोप्लास्टी। क्या? यूरिथ्रोप्लास्टी। GCS तो हम सब ने पढ़ा, लेकिन ये P क्या है? ये P जो है वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स या लाइट रिफ्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ बोथ द प्यूपिल्स आर अनरिएक्टिव, तो जो भी GCS स्कोर होगा, सपोज इट इज़ 15, तो उसमें से -2 कर देते हैं। अगर 1 प्यूपिल इज़ अनरिएक्टिव तो -1 करते हैं, एंड बोथ प्यूपिल्स आर ओके तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया GCS P।
नैरोविंग ऑफ ईसोफेगस की हम बात करें तो कहाँ कहाँ नैरोविंग देखने को मिलती है ईसोफेगस के अंदर। ये एंडोस्कोप गलत लिख रखा है मैंने, यहाँ पे ईसोफेगस आएगा। तो पहली बात तो ये डिस्टेंस मापी जाती है अपर इंसाइजर से, इसमें 15, 25 और 40 सेंटीमीटर पे देखते हैं। 15 सेंटीमीटर पे नैरोवेस्ट होता है ये। क्रीकोफेरेंजियस भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, रप्चर, इसके अलावा फॉरेन बॉडी अगर लॉज होती है तो वो यहीं पे आके लॉज होती है। 25 सेंटीमीटर पे ये जो दूसरा नैरोविंग होती है वो वहाँ पे अओर्टिक नकल पाया जाता है, और 40 सेंटीमीटर पे गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन देखने को मिलता है। अक्लेजिया की बात करें तो इसमें एक क्लिनिकल फीचर होता है इसके डिस्फेगिया में कि लिक्विड के लिए डिस्फेगिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। यूजुअली हमें क्या सोचना चाहिए कि सॉलिड के लिए डिस्फेगिया ज़्यादा होता होगा, बट इसके अंदर थोड़ा उल्टा है। मैनोमेट्री करते हैं। इसके अलावा एक शिकागो क्लासिफिकेशन भी होता है। शिकागो क्लासिफिकेशन क्या कहता है, IRP इंटीग्रल रेस्टिंग प्रेशर ऑफ लोअर स्फिंक्टर अगर बड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको क्या है, एक्लेजिया है। DCI डिफ्यूज कॉन्ट्रेक्टाइल इंटीगर अगर वो मोर देन 8000 है तो इसका मतलब क्या कि आपको नट क्रेकर सिंड्रोम है, जिसे हम हाइपर कॉन्ट्रेक्टाइल ईसोफेगस भी कहते हैं। या तो नट क्रेकर सिंड्रोम है या फिर हाइपर कॉन्ट्रेक्टाइल ईसोफेगस है। अगर डिस्टल लिटेंसी डिक्रीज्ड है तो इसका मतलब डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पैज्म। ट्रीटमेंट की बात करें तो आजकल तो पोइम ट्रीटमेंट होता है, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। पहले के ज़माने में हेलर्स मायोटोमी की जाती थी। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। बात करते हैं ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम की। तो किलियन डेहिसेंस जहाँ पे होता है वही ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम होता है। किलियन डेहिसेंस कहाँ देखने को मिलता है, तो ये दो मसल्स के बीच में होता है, थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस। ट्रीटमेंट क्या है इसका, डोहलमैन्स प्रोसीजर है। क्या नाम है इसका, डोहलमान प्रोसीजर। इस डोहलमान प्रोसीजर में क्या होता है, लीनियर स्टेपलिंग करते हैं प्लस मायोटोमी ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल। तो डोहलमैन प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं हम, लीनियर स्टेपलिंग करते हैं प्लस मायोटोमी ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल। ये अब आ गया कार्सिनोमा ईसोफेगस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। इसके अंदर ये इस तरीके का रेट टेल साइन देखने को मिलता है। क्या है ये, रेट टेल साइन, चूहे की पूंछ जैसा साइन दिख रहा है ये। ट्रीटमेंट होता है ईसोफेगेक्टोमी। 3 तरह के प्रोसीजर होता है, मैकन्यूएन, आइवर ल्यूइस और ओरेंजर। ओरेंजर जो होता है वो ट्रांसहाइड्रल प्रोसीजर होता है और ये लोअर 1/3 पे किया जाता है। मिड 1/3 पे आइवर ल्यूइस किया जाता है जहाँ पे 2 इंसिजन्स हम लगाते हैं, और मैक न्यूवन जो अपर 1/3 पे किया जाता है और इसके अंदर हम 3 इंसिजन्स लगाते हैं। टाइप्स ऑफ हाइएटल हर्निया सिंपल है, टाइप 1, 2, 3, 4 होता है। देखो ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। तो अगर ये हर्निएट करता है तो उसे कहेंगे हम टाइप 1 हाइएटल हर्निया, जिसे स्लाइडिंग हर्निया भी कहते हैं। फिर एक होता है रोलिंग हर्निया। इसमें देखो ये जो GE जंक्शन है वो तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन स्टमक का फंडस बाहर निकला हुआ है, तो इसे कहते हैं हम रोलिंग हाइटस हर्निया या फिर टाइप 2 हाइटस हर्निया। टाइप 3 जो होता है वो मिक्स्ड होता है। हम देख सकते हैं कि गैस्ट्रो ईजोफेजियल जंक्शन भी बाहर है और फंडस भी बाहर है, तो ये है टाइप 3 या फिर मिक्स्ड हाइटल हर्निया। एक टाइप 4 भी होता है जिसके अंदर अदर ऑर्गन्स भी इससे क्या है, हर्निएट कर जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइटल हर्निया। ओके।